together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अकमल हुदा और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह. इस प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं आगा हशर कश्मीरी के बारे में. हमारे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल साहब. उनसे हम इस मौजू के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर दानिश इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में. जी बहुत शुक्रिया. आप हमें बताएं आगा हशर कश्मीरी के इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में. देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि कई बार उर्दू में हम लोग कहते हैं कि वो उर्दू के विलियम शेक्सपियर थे. और 1879 यानी कि यूँ समझिए कि हमारे मौलाना आज़ाद से कितने साल पहले, जी अराउंड 10 साल पहले उनकी विलादत हुई. और कश्मीरी उससे थे, ख़ानदान से, ताजिरों का ख़ानदान था और बनारस में इनकी पैदाइश हुई. तो मैं शुरू में तो बात अर्ज़ कर रहा था कि अक्सर इनको कहा जाता है कि ये उर्दू के शेक्सपियर है. ये कई मानों में शेक्सपियर से ज़्यादा थे क्योंकि जीनियस थे. शेक्सपियर के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो जीनियस थे कि नहीं थे, हालांकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. जीनियस का मतलब कि आम जिंदगी में ये अपने आगाज़ कश्मीरी साहब बहुत मार्कतुलारा आदात और अतवार रखते थे और जीनियस थे. और लेकिन शेक्सपियर हैं और शेक्सपियर की जो अज़मत है और जो उनकी गहराई है वो हमें आगाज़ कश्मीरी की चीज़ों में नहीं मिलती है क्योंकि ये अवामी नौइयत. तो अब इसके बाद, इस वजाहत के बाद मैं आना चाहूँगा जो आपका सवाल है कि अगर आप बनारस शहर में जाएँ तो वहाँ नारियल बाज़ार एक जगह है और उसके पास एक इलाका है जहाँ उस ज़माने में जो कश्मीरी ताजिर आते थे अपना सामान बेचने के लिए, तो वहाँ पे इनके नाना बुनियादी एतबार से आए थे कश्मीर से. और कश्मीरी जो कालीन होते हैं, शादें होती हैं, उस ज़माने में वुलेंस बहुत कम होते थे. वो तो बहुत बड़ी मार्केट थी क्योंकि बनारस में पूरी दुनिया से लोग आते थे, तो उनको सामान बेचने के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आते थे. तो इनका ये ख़ानदान था. और कहा जाता है कि इनके बारे में कि उस ज़माने में स्कूल्स जो हैं शुरू हुए थे और वो अंग्रेज़ों के स्कूल थे. तो जो मुसलमान ख़ानदान थे, मजहबी मिजाज के लोग, तो वो सोचते थे कि हमारे बच्चे अगर उन स्कूलों में जाएंगे तो क्रिश्चियन हो जाएंगे, अंग्रेज़ हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे. तो वो आसानी से अपने बच्चों को नहीं भेजते थे. तो आगा हशर कश्मीरी
कि वालिदा कश्मीर में थी और वालिद जो है आते थे, नाना के साथ ये रह रहे थे, और इनको नतीजे में शुरू में अरबी, फ़ारसी और कश्मीरी की तालीम दी गई। और जब उन्होंने होश संभाला, कुछ दुनिया का पता चला, तो उन्होंने कहा हमें उर्दू भी पढ़ाई जाए, तो उनको उर्दू भी पढ़ाई जाने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज़ी पढ़नी है। खुद उन्होंने फरमाइश की, ज़िद की। तो फिर उनको काफ़ी ज़िद के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद, वहाँ एक स्कूल है बनारस में, अभी भी है, जय नारायण मिशन स्कूल, तो वहाँ उनको भेजा गया। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि वो जीनियस थे। जीनियस का मतलब ये है कि वो हर चीज़ पढ़ते रहते थे, हर वक्त पढ़ते रहते थे, और उस ज़माने में किताबें आसानी से अवेलेबल नहीं थी, और जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी अवेलेबल नहीं था, पॉलीथीन नहीं होती थी। तो जो भी परचून की दुकान वाले होते थे, सामान बेचने वाले होते थे, किराने वाले, तो क्या होते थे, वो रद्दी किताबों से सफ़े लेके उसकी पुड़िया बना के छोटा सा सामान दे देते थे। मसाला आप लेने गए, आप इलायची लेने गए, आप कोई भी छोटा मिर्च लेने गए, मसाला लेने गए, वो पान के दे देते। ये इतने बड़े जीनियस आदमी थे कि जो घर में सौदा आता था तो फिर उनका ज़िद करते थे कि वो कागज़ फेंके ना जाए। वो सारी उस ज़माने में जितनी किताबें घर में थी सब पढ़ चुके थे। जो सौदे के लिए जो कागज़ आते थे वो उनको भी पढ़ते थे, और फिर इस जुस्तजू में लग जाते थे कि ये जो उन्होंने सफ़ा पढ़ा है ये किस किताब का रहा होगा। तो ये बचपन से जो आदत शुरू हुई है, तो फिर मंटो ने उनके बारे में एक खाना लिखा है, आप पढ़िए, तो उसमें जाके ये जो मैंने अभी उनकी आदत बताई, ये आदत जाके वहाँ पे मुकम्मल होती है। ये मंटो ने लिखा है कि उन्होंने पान मंगाए, और पान जो जिस कागज़ों में आए थे, तो उससे मुलाजिम से कहा कि उसे फेंकना नहीं, मुझे आके पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव तौर पे उनको किताबों का शौक़ था, और आसपास, पास पड़ोस में, दूर के मोहल्ले में जो उनके जान पहचान के लोग थे, अगर किसी के पास कोई किताब होती थी तो वो उनसे मांग के लाते थे और उनको पढ़ जाते थे। तो ये थे हमारे आगा हसन कश्मीरी और उनका बचपन। उसके बाद उस ज़माने में एक मसला ये था मुसलमान ख़ानदानों में कि ये शतरंज खेलना, पतंग उड़ाना और शायरी करना, ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत मायूब समझी जाती थी, और ये ऐब समझे जाते थे। अगर कोई शायरी वारी करने लगे तो इसका मतलब ये होता था कि ये बिगड़ गया है। ये उम्मीद नहीं होती थी कि जावेद अख्तर हो जाएगा। उसका सीधा सीधा मतलब नतीजा ये निकाला जाता था कि अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि घर वालों की मर्ज़ी के बखिलाफ आगाज ने बिल्कुल 11-12 साल की उम्र में शायरी से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, शायरी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, और अपना खलूस भी खुद ही रख लिया, हश्र। अब बनारस तो आप जानते हैं बहुत कल्चरली रिच जगह है, वहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा उर्दू कल्चर भी था, और जो ताजिर लोग आते थे, बाज़ाओं लोग होते थे, तो वहाँ पे महफिलें भी होती थी और शेरी नशिस्तें भी होती थी, ये वहाँ पे जाते थे। एक और कारनामा है मतलब आगा हसन कश्मीरी साहब का, कि हम ये समझते हैं उन्हें अरबी आती थी, फ़ारसी आती थी, उनको उर्दू आती थी, और उनको अंग्रेज़ी उन्हीं सीख ली थी, लेकिन हिंदी बनारस की ज़बान है, भोजपुरी बनारस की ज़बान है, गुजराती और बंगला जैसी ज़बानें भी उन्होंने सीख ली थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो तीर्थयात्री आते थे वो बंगाल से आते थे, बल्कि आधा बनारस जो है बंगाल का होता था और 1/4 गुजरातियों का होता था। तो आप सोचिए कि उस आदमी का क्या मतलब जीनियस रही होगी कि वो बचपन में ही ये सारी ज़बानें न सिर्फ सीख चुके थे, बल्कि उनमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर सकते थे, घंटों बातें कर सकते थे। तो ये थे हमारे आगा हसन। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शायरी में तो दिलचस्पी लगी, फिर अल्लामा इकबाल के बारे में उन्हें मालूम हुआ, और उसके बाद जो है जो उन्हें मालूम होता गया वो जो है दिलचस्पी लेते गए, और उस ज़माने में ही उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जो कि बेसिकली मुनाजात के अंदाज की है। मैं गज़ल क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर गज़ल का है, लेकिन मुनाजात थे,
और वो है आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ये बहुत मशहूर है। ए दुआ वहां अर्ज कर अरसे इलाही थाम कर, ए खुदा अब फेरते रुख गर्द से अय्याम। तो ये वो दौर है जब हाली की मुनाजात बेवा बहुत पॉपुलर हो गई थी, और उसकी वजह से उस दौर के जितने लोग हैं वो एक मुनाजात लिखते थे, यानी अल्लाह ताला से दुआ करते थे अपने लिए और मुल्क के लिए और कौम के लिए। तो ये सारे शुरू के असरात हैं जो हमको उनके ऊपर नज़र आते हैं। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि वो बहुत हाजिर जवाब, बहुत बज़दासन इंसान थे, और लतीफ़े और चुटकुले उनको एक दरिया था जो उनके अंदर था। और इसी तरह से नाराज़ हो जाते थे तो बहुत मुग़ल्लज़ात का इस्तेमाल करते थे, वो भी मतलब दरिया उनके अंदर भरा हुआ था। तो जितनी रवानी के साथ वो शायरी का इस्तेमाल करते थे, उतनी रवानी के साथ वो मुग़ल्लज़ात भी का इस्तेमाल कर सकते थे। और लोग बताते हैं कि कई बार अगर किसी से नाराज़ हो गए और उन्होंने उनको गालियाँ दी, तो गालियाँ सुनने वाला जो बुरा नहीं मानता था, वो हैरत ज़दा रह जाता था। उसे हैरत ये होती थी, अरे इस आदमी को इतनी गालियाँ आती हैं। तो ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई वो बहुत बुरे आदमी थे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सारी जो हरकत व सकनात हैं ये आम इंसान की नहीं। या ये भी हो सकता है कि बनारस का असर रहा हो। नहीं, लेकिन बनारस में हर आदमी इतनी रवानी से ना गुजराती बोल सकता है, आज भी आप जाके देखें, ना इतनी रवानी से शायरी का इस्तेमाल कर सकता है, ना इतनी रवानी से अगर किताबों में तस्करा आता है कि उनकी गालियाँ सुन के लोग मुतहय्यर रह जाते थे, तो गालियों में भी उस आदमी का वही मकाम रहा होगा जो ड्रामों में था। जी जी, मुझे उम्मीद है कि मैंने शायद आपकी बातों पे जवाब दिया। जी, आगा अशर काश्मीरी का जो है वो ड्रामों से रब्त किस तरह हुआ और वो पारसी थिएटर से किस तरह मुंसलिक हुए? जी जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि आपके सवाल से मुझे वो बात याद आ गई कि जब उनका बचपन का दौर था और जब शायरी में दिलचस्पी ले रहे थे और गुजराती सीख रहे थे और बंगाली सीख रहे थे, तो उस ज़माने में ये जो पारसी थिएटर की कंपनियां जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये वो कलकत्ता से बम्बई से वो जगह जगह आते थे। तो जब मेले लगते थे, बड़े स्नान होते थे और बड़ी त्यौहार होते थे, ख़ासतौर से शिवरात्रि का त्यौहार वहाँ पे बहुत ज़्यादा शान शौकत के साथ मनाया जाता था, बड़े बड़े मेले लगते थे। तो उसमें पूरी दुनिया से जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं वो भी आते थे और ड्रामा कंपनियां भी आती थी। तो आगाज़ से तो बहुत छोटे थे, कब छोटे का मतलब कि 10, 12, 13 साल के होंगे। तो एक कंपनी आई जो कि पारसी थिएटर कंपनी थी और जिसका नाम था अल्फ्रेड थिएटर कंपनी। ये अपने खेल दिखाने पहुंची। अब आज हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं ड्रामा, उस ज़माने में इसको ड्रामा नहीं कहते थे, खेल। आज भी अंग्रेजी में जो इस्तिलाह है ड्रामे के लिए वो है प्ले, प्ले राइट। तो अगर मैं ड्रामा निकाल रहा हूँ तो मैं प्ले राइट हूँ, ड्रामा हो रहा है तो एक प्ले हो रहा है। तो ये जो खेल का लफ्ज़ है ये उसी से बहुत करीब था। तो वो अल्फ्रेड थिएटर कंपनी आती है बनारस में और अपने खेल पेश करती है। तो उन्होंने मीर हसन जो थे लखनऊ के बहुत मशहूर राइटर थे, एहसन लखनवी के नाम से मतलब उनके शायरी मिलती है और मीर हसन के नाम से उनके ड्रामे मिलते हैं। तो उन्होंने एक मंजूम ड्रामा लिखा था, जैसे कि इंद्र सभा है, जिसका नाम था चंद्रावली। तो ये चंद्रावली जो है ये हिंदू माइथोलॉजी का ड्रामा था जिसमें बहुत खूबसूरत गीत थे, भोजपुरी के भी गीत थे और अवधी के भी अंदाज के गीत थे, और जो हीरोइन थी वो बहुत ही खूबसूरत अवधी बोलती थी और उसे देखने वाले जो हैरान हो जाते थे। तो ये ड्रामा जो है उन्होंने बनारस में पेश किया। तो आगाश काफ़ी पैसे चाहिए होते थे, आगाश ने किसी तरह से अरेंज किए और छुप छुपा के, मतलब छोटे थे और अंदर न जाने दिया जाए, तो कहते हैं कि साड़ी वाड़ी पहन के वहाँ चले गए, घूंघट निकाल के बैठे और जब ड्रामा देखा तो उस पर आशिक हो गए। और ये ड्रामा उनके होशो आवाज़ पे मतलब ऐसा छा गया कि वो सब कुछ भूल गए।
कई बार उस ड्रामे को देखा और इसके बाद इतने मुतासिर हो गए कि फिर सोना जागना बंद हो गया और अपने कमरे में बैठ के दरवाज़ा बंद करके उन्होंने दिन रात की मेहनत से चंद दिनों के अंदर, चाहे 2-3-4 दिन के अंदर, एक पूरा ड्रामा लिख डाला जिसका नाम था आफ्ताबे मोहब्बत। आफ्ताबे मोहब्बत। अब उन्होंने इस बार साड़ी नहीं पहनी, घूंघटे निकाले और अपनी स्क्रिप्ट लेके अल्फ्रेड थिएटर कंपनी के मालिक के पास पहुंचे। अब वो बहुत मसरूफ आदमी था, वो नोट छाप रहा था, उससे बिल्कुल फुर्सत नहीं थी कि बच्चा लेके आया है स्क्रिप्ट। तो बहुत ही ने खुशामद की कि मैंने ड्रामा देखा है, आप पढ़ लीजिए। तो उसके पास ऐसे लोग बहुत आते थे जो ड्रामा देख के बड़े खुश हो जाते थे और कहते थे मैं भी लिखूंगा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, कोई और इंसान होता हमारा आपका जैसा तो फिर वो ड्रामा लिखना बंद कर देता, लेकिन आगाज तो आगाज थी। उन्होंने, वो तो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने ये तय किया जिद में कि इस आदमी ने मेरा ड्रामा नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं इसे ड्रामा लिख के दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि अब मैं कुछ और नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक बच्चा है, लड़का है, लेकिन उसके अंदर क्या कहना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ एस्टीम थी। तो वो हर्ट हो गए और ये हर्ट जो है वो एक पॉजिटिव हर्ट है। उन्होंने तय किया कि आज के बाद वो कुछ और काम नहीं करेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। और वो इस मैनेजर को, ये जो है मालिक है, इसको ड्रामा निगार बन के दिखाए। जिद हो गई। उसके बाद उन्होंने कई ड्रामे लिख डाले। हालांकि उनका पहला ड्रामा बहुत दिनों तक स्टेज पे पेश नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कई लोगों को मालूम हुआ। तो वहाँ एक बिजनेसमैन आते थे, उनका नाम था सेठ अब्दुल करीम, बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा जाता है कि आफ्ताबे मोहब्बत को 60 रुपए में खरीदा। एक बच्चे का ड्रामा सेठ जी ने पढ़ा, 60 रुपए। 60 रुपए आप ये समझिए कि आज के हिसाब से वो 60,000 रुपए या उससे ज़्यादा की मतलब पेमेंट बनेगा। और उन्हीं ने ड्रामा किया तो नहीं, बिकॉज उस पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता। तो 1897 की बात है ये, यानी कि ये 19वीं सदी चल रही है अभी। उन्होंने इसे प्रेस में छाप के मतलब इसको बेचा, और जब तक ये छपा तब तक ये 17 साल के हो चुके थे। और ये रकम और ये शोहरत और इस तरह से ड्रामे का छपना ये कोई मामूली बात नहीं थी। और लेकिन ये है कि वो इससे और इनकरेज हो गए कि उनका ड्रामा जो है सेठ जी ने ख़रीद लिया और छाप दिया, और वो ड्रामे लिखते जा रहे थे। लेकिन बनारस में ड्रामों के लिए साजगार माहौल नहीं था। अब याद कीजिए कि उस ज़माने के बनारस में मतलब जयशंकर प्रसाद भी ड्रामे लिख रहे थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लिख रहे थे, और जो हिंदी ड्रामों का पूरा सिलसिला है, हिंदी ड्रामा भी वहीं पे पनप रहा था। और ये हिंदी ड्रामा भी परफॉर्मेंस ट्रेडिशन से बिल्कुल ही मतलब कटा हुआ था। यानी ये लोग थे जो चाहते थे कि हिंदी तहजीब का फ़रोग़ हो, और जो पारसी थिएटर से उर्दू पॉपुलर हो रही थी तो वो उसे एक तरह से रेजिस्ट भी करना चाहते थे, और उन्हें लग रहा था कि उनका कल्चर कहीं गुम ना हो जाए। क्योंकि होता ये था कि इवन माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स और रामायण और महाभारत के भी जो ड्रामे आते थे पारसी थिएटर में, उसकी ज़बान उर्दू होती थी। तो जो भी मतलब हिंदी तहजीब के दिलदादा लोग थे, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी, और उन्हें लगता था कि उनकी तहजीब जो है बहुत बड़े ख़तरे से दो चार हैं। तो बाकायदा मूवमेंट चलाया गया बनारस में ड्रामों के ख़िलाफ़ और पारसी थिएटर के ख़िलाफ़। और ये जो ट्रेडिशन थी मतलब पारसी थिएटर के उर्दू ड्रामों की, इसके ख़िलाफ़। उसके बाद कहा जाता है कि कुछ लोगों ने, बड़े बड़े राइटर्स ने एक तरह का ऐद किया कि हम ड्रामे लिखेंगे। तो मैं ये मिसाल आपको क्यों दे रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हिंदी के राइटर थे जो ड्रामे लिखते थे, उनका भी कोई पूछने वाला नहीं था। क्योंकि आप ड्रामा लिख लीजिए, जैसे अभी मैं फिल्म लिख लूँ, तो क्या संजय लीला बंसाली साहब उस पर जो है 100 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे? नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यही कैफियत वहाँ पे थी कि हमारे हिंदी ड्रामे के जितने भी अग्रणी और जितने भी मतलब विधाता किस्म के लोग हैं, बिग शॉट्स, ये भी ड्रामे लिखते थे। आप से कश्मीरी भी ड्रामे लिखते थे।
लेकिन बनारस में परफॉर्मेंस ट्रेडिशन नहीं थी, अदाकार कहाँ से आएंगे। और जो नाचने गाने वालियाँ थीं उनकी परफॉर्मेंस यूं ही पॉपुलर थी, लोग वहाँ पे पैसे लुटाते थे, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ड्रामा आके देखें। तो जब आगा अशरफ कश्मीरी साहब ने ही महसूस किया कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत फरसूदा है, बहुत दकियानूसी है, और वो थोड़े मॉडर्न हो चुके थे, और ड्रामा देखना जहाँ पे बुरा समझा जाता हो, ड्रामा करना गाली समझा जाता हो, वहाँ पे हमारा क्या होगा। तो उसके बाद उनके पास सवाल था कि हम कलकत्ता जाए कि मुंबई जाए। तो उस वक्त तक बम्बई जो है वहाँ पे ज़्यादा पारसी थिएटर का जोर था, तो उन्होंने बम्बई जाना पसंद किया और वहाँ गए। वहाँ पे उस ज़माने में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे पारसी थिएटर के, उनका नाम था काउस सी खटाओ। तो उनको इनका ड्रामा पसंद आ गया, ठीक है। तो उन्होंने आगा अशरफ को, जो कि उस वक्त तक शायद 19-20 साल के हो चुके होंगे या 18-19 साल के होंगे, तो 35 रुपये माहाना तनख्वाह पे उनको अपनी कंपनी में बुला। ये 35 रुपये जो है, ये आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ी मतलब तनख्वाह है उस ज़माने के हिसाब से। तो उस ज़माने में 1-2 रुपये, 4-5 रुपये इस तरह से बनते थे। मतलब मजदूर को 1-2 रुपये पूरे महीने के मिलते थे, और क्लर्कल और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको 4-5-6 रुपये मिला करते होंगे। तो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। जी दोस्तों, हम रुकेंगे यहाँ पे छोटे से वक्फे के लिए और फिर से हाजिर होंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, परंतु एक नया वातावरण देना भी है। Quote by Farah Gray: build your own dreams or someone else will hire you to build theirs. अपने अंदर छुपी हुई बुराई, बुरे ख्याल और बुरी नीयत के सिवा किसी से न डरो। स्वामी श्रद्धानंद। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। वेलकम बैक। हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपने इनकी ज़बां उर्दू की तरह प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दानिश इकबाल साहब। दानिश इकबाल साहब, आप हमें ये बताएं कि आगा अशरफ कश्मीरी फ़िल्मी दुनिया में किस तरह से जुड़े और उनके फ़िल्मी सफ़र के बारे में मुख्तसर सा बताएं। हाँ, देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या इब्तदाई असरात थे, किस तरह का उनका बचपन था और किस तरह
वो बम्बई जा पहुँचे और किस तरह से उनको पहली नौकरी मिल गई ड्रामा लिखने की। तो आपका जो सवाल है, हालांकि वो फिल्मों से मुताल्लिक़ है, लेकिन उनकी फिल्मों तक पहुंचने के, उनकी सफ़र को समझने से पहले उनकी जो कामयाबियां हैं, अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ उनकी इब्तदाई दौर की थी। उनकी जो ड्रामे के मैदान की जो कामयाबियां हैं, उन पे भी थोड़ी सी मुख्तसर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम लोग अभी बात कर रहे थे काउसी खटाऊ की, तो उनके एक राइवल थे, उनका नाम था अर्देशर दादा भाई। अर्देशर ईरानी जैसे थे, ये वो नहीं थे, लेकिन ये अर्देशर दादा भाई थे, ये उनके राइवल थे। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा राइटर मिल गया हमारे, मतलब उनको अपोनेंट को। तो उन्होंने जो है एक नई कंपनी बनाई, उसका नाम रखा न्यू अल्फ्रेड थिएटर कंपनी। और कहा जाता है कि वो आगा अशरफ से मिलने के बाद उन्होंने बनाई और उसमें फिर इनको रख लिया। और उसके बाद वो इतने पॉपुलर हो गए कि लोग सिर्फ आगा अशरफ का ही ड्रामा देखना चाहते और उनके नाम पे ड्रामा मतलब बिकने लगा। तो इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। इससे पहले जो राइटर था, जैसे फिल्मों में सलीम जावेद का नाम कामयाबी ज़मानत था, तो एक ज़माने में पारसी थिएटर और कमर्शियल थिएटर में आगा अशरफ कश्मीरी का नाम कामयाबी की ज़मानत बन गया। जो और एक दौर वो भी आया कि एक ही शहर में कई कंपनियां उनके ड्रामे, अलग अलग ड्रामे एक ही दिन एक ही वक्त में रखते थे, लेकिन किसी भी ड्रामे में आपको तिल रखने की जगह नहीं लगती थी। ये किसी इंसान के लिए प्रोफेशनली बहुत बड़ी बात है। मैं खुद ड्रामे लिखता हूँ और साल में शायद 1 या 2 या कई बार 3 मौके ऐसे आते हैं जब एक ही दिन में एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस कहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा साल का 10 दिन है कि भाई आज एक साथ 2 जगह ड्रामे हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो कितने खुशकिस्मत थे या कहिए कि कितने टैलेंटेड थे। तो ये उनका बेहतरीन दौर था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना कामयाब हूँ तो फिर क्या ज़रूरत है मैं सेठ जी के लिए काम करूँ। तो वो हैदराबाद गए। हैदराबाद में उन्हें लगा कि यहाँ पे तो काफ़ी गुंजाइश है, तो उन्होंने हैदराबाद में अपनी एक कंपनी कायम की। अब वो ये बेचारे बात भूल रहे थे कि वो कितने ही क्रिएटिव सही, लेकिन जो पारसी लोगों का जीनियस था, मैनेजमेंट जीनियस था, वो आगा अशरफ कश्मीरी के पास नहीं। ये मान लेना कि मेरे ड्रामे लोग देखने आ रहे हैं, तो अब फीस देने से लेके और पेमेंट से लेके और पूरा मैनेजमेंट किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तो बदकिस्मती ये हुई कि वो इस कोशिश में नाकाम हो गए। कंपनी बहुत ज़्यादा खसारे में चली गई, दिवाला निकल गया और बंद हो गई। लेकिन वो ज़िद्दी आदमी थे, जैसे कि आपने पहले भी देखा कि जब उनका ड्रामा रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने कसम खा ली कि अब तो मैं सिर्फ ड्रामे लिखूँगा। तो इन्हीं ने भी कसम दोबारा एक और कंपनी खोली, उसका नाम था इंडियन शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी। और ये जो उर्दू में कई बार कहा जाता है कि वो उर्दू के शेक्सपियर थे, ये जो अफवाह है ये भी उन्होंने खुद ही उड़ाई थी। मतलब कहा कि लोग मुझे कहते हैं मैं शेक्सपियर हूँ। तो ये जो ख्वाहिश थी शेक्सपियर बनने की, वो इससे भी जाहिर है कि उन्होंने जब अपनी दूसरी कंपनी खोली तो इंडियन शेक्सपियर अपने आप को कह रहे हैं, इंडियन शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी जी। लेकिन ये भी जो है हैदराबाद की कंपनी की तरह से इसका भी दिवाला निकल गया और इसी ज़माने में उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया और इसी ज़माने में जलियांवाला बाग का हादसा हुआ 1919 में और पंजाब में बहुत अफरा तफरी फैल गई। और उस ज़माने में लाहौर में ही मतलब उनका बिजनेस था ज़्यादा, यानी कि उनके ड्रामे देखने लोग आते थे पंजाब के लोग। तो फिर तब इन्होंने सोचा कि नहीं हो पाएगा। तो ये दौर है जब उन्होंने कलकत्ता जाने का फैसला किया और फिर वहाँ पे अपने स्टैंडर्ड से कम तनख्वाह पे कुछ दिन काम किया। और ये वो दौर है जब उन्होंने उर्दू ड्रामे नहीं लिखे। यानी आप ये समझिए कि हैदराबाद में और बनारस में और लाहौर में और मुंबई में वो खालिस उर्दू ड्रामे लिख रहे थे। कलकत्ता पहुँचे तो यहाँ पे उन्होंने हिंदू देवमालाई ड्रामे लिखने शुरू किया और मेडल थिएटर में जो है वहाँ पे उनकी दूसरी बीवी से मुलाकात हुई, मुख्तार बेगम से। तो वहाँ पे उनकी वो हीरोइन थी, बाद में उनसे शादी हो गई। और यही दौर है जब
मतलब उनका ड्रामा ये पॉपुलर हुआ, आपका नशा, तुर्की गोर और यहूदी की लड़की। फिर ये यहूदी की लड़की जो है ये फिल्म में बाद में आपने देखा कि ये फिल्म जो है उन्होंने सोहराब मोदी ने बनाई, यहूदी बनाई, यहूदी की लड़की। और इसी ज़माने में बहुत से जो प्रोड्यूसर्स थे, बहुत से डायरेक्टर्स थे। मैं एक और यहाँ पे नाम याद आता है मुझे कि एक राजा जी थे, हिज हाइनेस सिपादार मुल्क महाराजा चरखारी एक स्टेट था। तो उन्होंने इनका ड्रामा देखा और फिदा हो गए और ऐसे आशिक हो गए कि 50,000 रुपये में इनकी पूरी कंपनी खरीद। 50,000 आज के ज़माने में करोड़ों रुपए हुए, मतलब आप ये समझिए कई करोड़ रुपए में आगाज से कंपनी खरीद ली। और फिर ये जो है इसी ज़माने में फिल्मों में शुरुआत हो रही थी और इनकी जो ड्रामा था शीरी फरहाद, औरत का प्यार, ये जो है सब फिल्मों में ले लिए गए। और जब फिल्में शुरू हो गई तो फिर इन्हें लगा कि लाहौर में जो इनका मिजाज है उस तरह की फिल्में ज़्यादा उनकी गुंजाइश हो सकती है। तो यहूदी की लड़की, किस्मत का शिकार, चंडीदास, दिल की आग, शहीद फर्ज, बिलवा मंगल, लव कुश, रुस्तम सोहराब, भीष्म पितामह, ये सारे ड्रामे जो इनके थे, औरत का प्यार, ये ड्रामे थे। फिर ये सब के सब फिल्मों के कालिब में ढाले गए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। औरत का प्यार उस ज़माने का बहुत कामयाब ड्रामा था और फिर ये एक अच्छी पॉपुलर फिल्म बनी। इनके बहुत से ड्रामे जो हैं वो काफ़ी पजीराई हुई और फिल्मों में ढाले गए। तो तकरीबन मैं कहूँगा कि 40 साल तक इन्होंने अपनी क्रिएटिव खदमात अंजाम दी। उर्दू में लिखा, हिंदी में लिखा और इनकी कई चीज़ें जो है गुजराती में मतलब अडेप्ट की गई और बंगाली में अडेप्ट की गई। जी, आपने भी सोहराब मोदी की यहूदी की लड़की का जिक्र किया। ये फिल्म जो है वो आगा अशर काश्मीरी के ड्रामे पर मबनी थी, तो उस बारे में आप बताएं ज़रा। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि ये जो ड्रामे लिखते थे तो कई बार दूसरे लोग इनसे पेमेंट करा के लिखाते थे। तो ओनरशिप तो उस कंपनी की हो गई जिसने पैसे दिए थे। वो ड्रामा जो है इनका उतना नहीं बचा बिकॉज किसी ने पेमेंट करके लिखा था, पेमेंट करा के लिखाया था। तो बहुत से ऐसे ड्रामे थे जो उन्होंने दूसरों के लिए लिखे, तो उस पर फिल्में दूसरे बनाना चाहते थे। जब इन्हें लगा कि इनके ड्रामों पे अच्छी फिल्में बन सकती हैं, तो फिर इनमें से कुछ ड्रामे उन्होंने ख़ुद जो है फिल्मों के लिए बेचने की कोशिश की। उस पर काफ़ी तनाज़े हुए, काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी मनमुटाव हुए। और फिर ये हुआ कि इन्हीं ने किसी को इनकार कर दिया, तो उसने क्या किया कि इन्हीं के ड्रामे का चरबा उतार लिया और एक नकल कर ली और उसे कर लिया। और फिर ये जो है अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठे रहे, फिर उसी स्क्रिप्ट को किसी और ने कर लिया। तो बड़ा क्रिएटिव माहौल था उस ज़माने में और बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल भी था, बहुत प्रोफेशनल राइवलरीज थी। तो देखा जाए तो सोहराब मोदी का जो मतलब वो है फिल्म, वो तो बहुत बाद में मतलब आती है। और ये जो इनका ड्रामा था और उसकी जो फिल्म है उसमें मैं समझता हूँ कम से कम 20 साल का एक फर्क होगा। तो इसका मतलब कि 20 साल तक वो थीम, वो कैरेक्टर, वो डायलॉग फोकलोर में थे, जहनों में थे। और फिर धीरे धीरे, और इसमें अहम बात ये है कि कई लोग जो है बिल्कुल वैसे ही ड्रामे लिख लेते थे, अपना नाम नहीं देते थे। ठीक है, ड्रामा अपना नाम छुपाते थे, क्योंकि उर्दू के जो बड़े राइटर थे उस ज़माने में, जैसे वो फिल्मों में काम करना या फिल्मों के लिए लिखना या ड्रामों के लिए लिखना, इसको अपनी बेइज्जती भी समझते थे। क्योंकि वो समाज जो है, हालांकि एलिट समाज इनको बहुत इज्जत से देखता था, लेकिन आम जो लोग थे, मिडिल क्लास लोग, वो इन चीज़ों को बिदअत समझते थे, इन चीज़ों को लाउलाप समझते थे, इन चीज़ों को बुरा समझते थे। इसलिए ये चीज़ें छुप के की जाती थी। तो ये जो अभी आपका सवाल है कि यहूदी की लड़की, ये आप देखिए तो उसका एक एक डायलॉग ऐसा है जिस पे आज भी तालियां बजती हैं और जो इम्पैक्ट आता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है।
तो वो बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पॉलिटिकली जो लोग पावर में हैं, यानी उस फिल्म में दिखाया गया है कि रोमन एम्पायर जो है पावर, और वो यहूदियों को अना कर देना चाहते हैं, यहूदियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो एक पैरेलल उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जो हिंदुस्तानियों को तबाह व बर्बाद कर देना चाहती, जो हिंदुस्तानियों को जेलों में डाल रहे, जो गिरफ्तार कर रहे, जो गोलियां चला रहे थे। अभी हमने बात की कि जलियांवाला बाग का जो हादसा हुआ, उसके बाद उनको पंजाब छोड़ के कलकत्ता आना पड़ा। उसके बाद उन्हें उर्दू थिएटर छोड़ के मतलब हिंदी की चीज़ें लिखनी हुई, क्योंकि वो कमर्शियली सर्वाइव कर रहा था उनको। तो इन बातों से पता चलता है कि ये जो इसकी पॉलिटिक्स है, यहूदी की लड़की की जो पॉलिटिक्स है, वो उसमें आपको याद होगा कि जो रॉयल ख़ानदान का एक आदमी है वो एक यहूदी लड़की को पसंद करने लगा है, ठीक है। तो जो पावर वाली एलीट होते हैं, जो पावर वाली क्लास होती है, वो कई बार जो गुलाम कौम होती है या जो जिसे कहना चाहिए मफतूह कौम होती है, तो उसकी चीज़ों को पसंद करने लगती है, लेकिन उसको अपने बराबर का नहीं समझती। तो जब उसके बाप को पता चलता है कि ये तो शहजादा है और ये मेरी बेटी को पसंद करता है, इससे शादी करना चाहता है, तो फिर वो उसे स्टैंड देता है। और वो एक ज़बरदस्त सीन है, अगर आपने फिल्म देखी है या ड्रामा पढ़ा है, तो उसमें ये मैसेज जाता है कि एक मखदूम कौम जो कि समझा जाता है कि वो हारी हुई कौम है, वो भी एक स्टैंड दे सकती है। और जो विक्टर या वो विक्टोरियस लोग हैं या जो पावर में है, तो वो अब देखिए बहुत समझदारी के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों को ना दिखा के, वो इस कहानी को यूँ भी दिखा सकते थे कि एक हिंदुस्तानी लड़की है जिसके लाट साहब जो है पैदा हो गए हैं, शादी करना चाहते हैं, अब हिंदुस्तानी बाप जो है वो कर रहा है। नहीं, उन्होंने एक यहूदी का जो है सिंबोलिज्म लिया, क्योंकि यहूदी एक ऐसी अक़लियत है जो पूरी दुनिया में अक़लियत है। तो अगर हम एक इस्तिआरा बनाना चाहें अक़लियत का, तो वो कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। तो वो ठीक है, मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत में है, लेकिन बहुत सी जगह अक्सरियत में है। तो बहुत समझदारी के साथ उन्होंने ये जो पावर में जो क्लास है, जो सब्जुगेटेड क्लास है, जो विक्टोरियस क्लास है, जो डिफीटेड क्लास है, उसकी पॉलिटिक्स को इस ड्रामे में उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उसके बाद फिर आपको बहुत ज़बरदस्त सीन है जिसमें वो कहता है कि मैं बता दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा तुमने जो इसके लिए सज़ा तजवीज़ की है कि इसे खौलते कड़ाव में फेंक दिया जाएगा, तो फेंक, ठीक है। अगर तुम्हें इसके लिए ही सज़ा तय हुई थी, लेकिन वो नहीं कहते। और उससे पता चलता है कि ठीक है आप पावर में हैं, लेकिन आप मुनसिफ नहीं हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप खुद अपने इंसाफ पे कायम नहीं है। तो जो मोरल सुपीरियरिटी उन्होंने सब्जुगेटेड क्लास को दी, जो कि मफतूह कौम को दी, वो ज़बरदस्त है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसमें कोई शक नहीं कि शेक्सपियर बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन ये जो यहूदी की लड़की की जो पॉलिटिक्स है, ये आलमोस्ट उसी लेवल की। दोस्तों, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए और फिर से आगे हाजिर होंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूँ आसिक कमर। अर्ज़ किया है मैं, आज हम गुफ्तगू करेंगे नासिर काज़मी की। नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए। तक़सीम हिंद से पहले ही वो एक शायर की हैसियत से काफ़ी मशहूर हो चुके थे। 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर लाहौर में सुकूनत इख्तियार कर ली।
नासिर काज़मी ने उस दौर में गज़ल गोई की जब ज़्यादातर शुआरा नज़्म गोई की तरफ माइल थे। नासिर काज़मी ने रिवायती गज़ल से अलग एक राह निकाली जो ज़बानो बयान के लिहाज से नई है, जिसमें आज के इंसान के कर्ब को बयान किया गया है। उनकी गज़लों की एक बड़ी खूबी लहजे का धीमापन और एहसास की ताजगी है। मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। उनके गज़लों के 2 मजमुए बरगने और दीवान काफ़ी मशहूर हुए। उनका तीसरा मजमुआ पहली बारिश उनके इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है, इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानो 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। वेलकम बैक। हम हाजिर हो गए हैं अपने इस प्रोग्राम इनकी ज़बां उर्दू की तरह। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दानिश इकबाल साहब। दानिश इकबाल साहब, आगा आशिर काश्मीरी के ड्रामों को हिंदुस्तानी फिल्मों में बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उनकी एक अजमत तो ये है कि डायलॉग्स का उनका जवाब नहीं होता और डायलॉग्स पे वो तालियां बजवा सकते थे और ड्रामा निगार के साथ साथ वो एक अच्छे शायर भी थे। तो अपने गाने बहुत ही खूबसूरत लिख लेते थे, शायरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे और जो उनके मुकालमे होते थे वो भी शायराना होते थे और उस पर ज़बरदस्त तालियां बजती थी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी थीम्स हैं जो ईरानियन और सेंट्रल एशियन थीम्स हैं जो उर्दू की अदब में बार बार आती हैं, उन्होंने उनका तो इस्तेमाल किया ही, लेकिन बनारस में चूँकि उन्होंने वो संभाला था और बनारस से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी, तो हिंदू देवमाला का भी बहुत खूबसूरत इस्तेमाल उन्होंने किया, जिसमें देखिए बिलवा मंगल एक बहुत खूबसूरत उनका ड्रामा है और आप महाभारत और रामायण से जुड़ी जितनी कहानियाँ हैं आप देखिए कि उस पर उनके बेहतरीन ड्रामे मौजूद हैं और जिनकी ज़बान बड़ी खूबसूरत है। उसमें कभी कोई किरदार जो है हिंदी बोलने लगता है, कभी वो उर्दू आमेज़ ज़बान बोलने लगता है, कभी खालिस उर्दू बोलने लगता है। वो बात अलग है कि जब गाने आते हैं तो फिर उसमें वो उर्दू बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भोजपुरी अंदाज के भी गाने लिख सकते थे और उन्होंने लिखे और वो गाए जाते थे। वो बात अलग है कि उन्होंने कभी मतलब ये इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने लिखा, क्योंकि उस ज़माने में लोग समझते थे कि ये जो है ये ज़बान जो है तवज्जो की लायक नहीं है और जैसे हंसी मजाक में हम किसी की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, कैरिकेचर करते हैं। तो एक और उनका ड्रामा था भीष्म प्रतिज्ञा। तो आप जानते हैं कि जो महाभारत की किरदार भीष्म हैं उनका कितना अच्छा कैरेक्टर है और वो अपने कितने अहद के पाबंद थे कि उन्होंने जो एक बात कह दी, एक बार जो बात कह दी तो उस पर जान दे दी और कभी उससे ज़रा सा एक तिल भर भी नहीं हटे। तो ये एक अखलाकी एतबार से मतलब वैसे इस पे याद आया कि जब उनका इंतकाल हुआ तो वो खुद भीष्म प्रतिज्ञा पे फिल्म बना रहे थे और उसकी तैयारियों में थे कि उनका इंतकाल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको एक बड़ा फनकार बनाती हैं और एक बड़ा ड्रामा निगार बनाती हैं। और उसके बाद ये है कि
उनके ड्रामे जो है वो फिल्मों में लिए गए, पसंद किए गए, खुद भी बनाना चाहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे राजा हरिश्चंद्र, ये बनारस का एक पुराना किस्सा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब वो बनारस में ही डोम हो गए थे और वो दाह संस्कार का काम किया करते थे और सिर्फ अपनी सच्चाई और सदाकत की सजा भुगत रहे थे। तो ये बहुत खूबसूरत कहानी है कि एक आदमी अपनी सच्चाई पे कायम रहने के लिए, अपनी सदाकत को कायम रखने के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है। बेलवा मंगल सूरदास, आप देखिए, ये मतलब मशहूर ज़माना रवायत है और ये किस्सा है। ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसे लिखा और बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने शेक्सपियर से इंस्पायर्ड थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल शेक्सपियर से नहीं थी। ये खुद उनकी तबाजात तो नहीं आप कहेंगे, लेकिन कहने का मतलब वो हिंदुस्तान में इन सारी कहानियों की जड़ें मौजूद हैं और बिल्कुल। और इन सभा की जो म्यूज़िकल फ़ज़ा होती थी उसके आसपास की चीज़ें मतलब उन्होंने क्रिएट की। और उस ज़माने में आप सोचिए कि माइक्रोफोन नहीं होता था और बड़े बड़े मतलब उसमें परफॉर्मेंसेस में वो किस तरह से मतलब उसे मैनेज करते होंगे। ख़ुद भी बहुत अच्छे एक्टर थे और ख़ुद भी बहुत अच्छे रोल करते थे। तो ये मरते मरते भी वो एक अपनी आखिरी फिल्म, आखिरी तो नहीं कहेंगे, उनके तो और भी मंसूबे होंगे, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा आज़ादी से पहले के दौर में वो बनाना चाहते थे। इससे पता चलता है देखिए कितने सेकुलर आदमी थे, कितने इंक्लूसिव आदमी थे। उन्होंने कभी हिंदी, उर्दू, हिंदू, मुसलमान, पारसी, इसमें कोई फ़र्क नहीं किया। उन्होंने मतलब अंग्रेज़ी सब्जेक्ट भी लिए, उन्होंने हिंदी के सब्जेक्ट भी लिए, उन्होंने पारसी के सब्जेक्ट भी लिए और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट किया। और क्या उनके डायलॉग होते थे, ठीक है। जैसे एक डायलॉग है उनका कि वो है, अरे मगरूर तू जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फिर भी यूं अकड़ा हुआ है। तो अब देखिए, अब आप पूछे कि ये डायलॉग था कि ये मतलब शेर था, ठीक है, या एक डायलॉग है उनका कि सर से गुरूर मसनद मखमल नहीं गया। अगर आप मखमल की मसनद पर बैठते हैं तो एक साहब हैं, उनका किरदार है जो किसी ज़माने में बड़े आदमी थे और अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो दूसरा किरदार उनसे कहता है कि सर से गुरूर मसनद मखमल नहीं गया, रस्सी तमाम जल गई पर बल नहीं गया। अब आप चाहे तो इसको शेर कहें, आप चाहें तो इसको मुकालमा कहें। और इसी तरह से उनके जो मुकालमे हैं मतलब ये बहुत ही खूबसूरत हैं। बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये शायरी हो रही है या डायलॉग है। यही वजह है कि उनके डायलॉग्स पे तालियां बजती, उनके गानों पे तालियां बजती थी। लोग पैसे फेंकते थे और सिक्के फेंकते थे और बीच में दरख्वास्त की जाती थी कि ये जो आप सिक्के फेंकते हैं, एक्ट्रेस के चोट लग जाती है, आँख में तकलीफ हो गई, ये ना कीजिए। अगर आपको देना है आप पिट में डाल दीजिए। नहीं, लोग जोश में आके पैसे फेंकते थे। तो ये ट्रेडिशन आज तक मौजूद है। आज भी हिंदुस्तान में जब कोई फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, लोग पैसे फेंकते हैं, स्क्रीन डैमेज हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इकबाल साहब। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप सुन रहे थे इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.